हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसे आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण की 4 क्लास ले ली है। 4 पार्ट में वीडियो आपके पास आ चुकी होगी। कुछ मैंने लाइव ली थी और कुछ मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दी थी। आज ये हमारी 5वीं क्लास है, 5वां पार्ट है अम्ल, क्षार और लवण का। मुश्किल से 2 पार्ट और आएंगे और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज ही हमारा 5वां पार्ट है आपका एसिड, बेस और साल्ट का। इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पीएच मान के बारे में बताया, पीएच स्केल के बारे में बताया। दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन कैसा होता है? अम्लीय। अगर पीएच मान 7 है, एग्जैक्ट पूरा 7 है, तो वो होता है आपके पास उदासीन। और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है 14 तक, तो वो आपका क्या कहलाता है? क्षारीय। क्या कहलाता है? क्षारीय। अब उसमें भी जो पीएच मान 0 से 7 से कम तक हैं, उसमें 0 वाला सबसे ज़्यादा प्रबल होगा, अम्लीय। और पीएच मान 7 से 14 तक, 14 वाला जो होगा सबसे ज़्यादा वो क्षारीय होगा। और जो आपका पीएच स्केल है उस पर 0 से लेकर 14 तक नंबर आपके पास होते हैं। तो उसी के बेस पर हम बता देते हैं कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि दैनिक जीवन में आप पीएच के क्या क्या उपयोग देखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग। तो आप डेली लाइफ में पीएच का सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपको पढ़वा दूंगा। इस पर क्या होगा कि जो हमारा शरीर है, हम जो खाना खाते हैं, हमारा खाने का डाइजेशन हमारे पेट में भी होता है। ठीक है, तो पेट के अंदर एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल को बोलते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस अम्ल का पीएच मान लगभग 1.3 के आसपास होता है, 1.3, 1.4, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रबल अम्लीय की तरफ को होता है ये वाला HCl। ये अब पेट की दीवारों की सुरक्षा कैसे होती है इस अम्ल से, इतना खतरनाक होता है, तो ये सब चीज़ मैं आपको बायो में पढ़ा चुका, वो यहाँ टॉपिक नहीं है, हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है कि किस तरह से हमारे पाचन तंत्र का पीएच बैलेंस रखता है। तो क्या होगा कि जो आपके अंदर आमाशय के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसका पीएच मान 1.4 के आसपास होता है, 1.3, 1.4। क्या होता है? ये भोजन के डाइजेशन यानी कि उसके पाचन में आपकी मदद करता है। अब क्या होता है, कभी कभी जब आप उल्टा सीधा ज़्यादा खा लेते हैं या उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं तो ये HCl ज़्यादा बनने लगता है। अब HCl जब ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा बनने पर हमारे जो पीएच मान है, पेट का जो पीएच मान है वो और कम होने लगता है और अम्ल की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है। जब अम्ल की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाएगी तो उसी कंडीशन को बोलते हैं कि आप कहोगे पेट में हमारे एसिडिटी हो रही है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि पेट में एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी क्या है? जो पेट के अंदर HCl है वो बढ़ जाता है, यानी कि पीएच मान में गड़बड़ हो जाती है। तो अब क्या होगा, इस पीएच मान में जो गड़बड़ है इसको दूर करने के लिए, हमें इसको उदासीन करने के लिए अम्ल को कोई क्षार लेना होगा। क्या लेना होगा? क्षार। तो तुरंत कहते हैं इनो, काम शुरू करे 6 सेकंड में। इनो के अंदर क्या पाया जाता है? आपका क्षार। उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लीजिए, वो भी एक क्षार है। या फिर खाने का सोडा जिसको आप बेकिंग पाउडर बोलते हैं वो ले लीजिए, ये भी आपका एक क्षार है। तो क्या होगा कि पेट की जो अम्लीयता है, एसिडिटी है, उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो पीएच मान है वो धीरे से बढ़ जाता है, थोड़ा सा क्षार लेते ही उदासीन की तरफ होने लगता है और हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है। तो यही हमने लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। हमारा उदर यानी कि स्टमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। मैंने आपको बताया पेट के अंदर कौन सा अम्ल बनता है? HCl। ये आपने पढ़ा भी था जठर रस में, सॉरी गैस्ट्रिक, हाँ जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद अपच की स्थिति में, अब अपच कब होता है ये मैं आपको बता चुका। अपच कब होगा? जब आप ज़्यादा खाना खा लेंगे, उल्टा सीधा खा लेंगे, रात को लेट नाइट खाना खाएंगे, तब अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। जब एसिडिटी होती है तो दर्द या जलन का अनुभव होगा। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो जो इस दर्द से मुक्ति देगा यानी कि एसिडिटी को खत्म करेगा
उसको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड यानी कि एंटी एसिड, एसिड को जो ख़त्म करता है, जैसे वायरस होता है वायरस को ख़त्म करता है एंटीवायरस, उसी तरह से एसिड को ख़त्म करने में यूज किया जाता है एंट एसिड, जो अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 2 चीज़ ले सकते हैं आप, थोड़ा सा सोडा ले लीजिए खाने वाला, एक कपड़े धोने वाला होता है वो मत ले लीजिए, एक बेकिंग सोडा और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच इस तरह से बैलेंस रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये आपका फर्स्ट था, दैनिक जीवन में उपयोग फर्स्ट, इसी तरह से आपको लिखना है ये, ठीक है। अब जो दूसरा आएगा हमारे पास, ये नंबर 1 है। नंबर 2 देखते हैं, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखो क्या होता है, आपने जो खाना खाया है, खाने के अंदर पाई जाती है शुगर। क्या पाई जाती है, शुगर। आपके जो खाना खाया है उसके अंदर शुगर पाई जाती है। अब जो हमारे मुख है, मुख के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर देते हैं बेसिकली लैक्टिक एसिड में, या आप कह सकते हैं एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। एसिड भी कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। तो ये जो शुगर है ये बैक्टीरिया की मदद से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक जैसे ही एसिड बना, अब मुझे आप बताइए कि पीएच मान उसका कम होगा या पीएच मान बढ़ेगा। तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए कि सर जैसे ही एसिड बना था, वहाँ मान लीजिए न्यूट्रल था, तो 7 से कम होने लगेगा, मतलब पीएच मान क्या होने लगेगा, कम। तो ये पीएच मान को कम कर देगा, जो आपका मुख है उस मुख का पीएच मान कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, देखिए एक टेबल मैंने आपको दिखाई थी पीएच मान की, ये वाली टेबल देखो। सलाइवा जो होता है आपका, जो मुख के अंदर पाया जाता है, खाना खाने से पहले 7.4 है पीएच मान, लेकिन जैसे ही आप खाना खाएंगे तो इसका पीएच मान कितना हो जाता है, 5.8। इसका मतलब ये होगा कि ये पीएच मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तब मैंने ये समझाया था आपको, यहाँ दोबारा समझा दिया। तो क्या हो गया, पीएच मान को इसने कर दिया कम। अब जैसे ही पीएच मान कम हुआ, तुरंत क्या होगा कि जो हमारा टीथ यानी कि टूथ होता है, टूथ, वो पीएच मान 5.5 तक झेल सकता है। जो हमारा टीथ है, दांत है, उसका सबसे ऊपर का सबसे कठोर पार्ट कहलाता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इस पार्ट को बोलते हैं हम इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। तो जैसे ही पीएच मान 5.5 से कम होता है, तुरंत इसका क्षरण स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जो आपकी इनेमल होती है, दांत की ऊपरी परत होती है, वो पीली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है, रीजन क्या होता है कि आप क्या काम करते हैं, आपने कुछ खाना खाया, खाने में शुगर थी, आपने ब्रश नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं, अगर आपने मीठा खा लिया तो उसके अंदर क्या होती है, शुगर। खाने में भी आपके शुगर होती है, रोटी में भी शुगर होती है, ठीक है। तो आपने जो खाना खाया है, तुरंत वो बैक्टीरिया उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही एसिड में कन्वर्ट हुआ, आपके जो मुंह है उसका पीएच मान कम हो जाएगा। और अगर ये पीएच मान इतना कम हो गया कि उसका मान कितना हो गया, 5.5 से कम, तुरंत ही आपकी जो इनेमल है वो क्या होने लगती है, क्षरण होने लगता है, कमज़ोर होने लगती है। और इस कारण इनेमल सबसे कठोर होती है, यही रोक कर रखती है। और अगर ये कमज़ोर हो गई तो आपके जो दांत हैं वो डिके यानी कि क्षरण होने लगता है, दांत टूटने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने पीएच मान को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो, ब्रश करते हो। अब सिंपल सी बात है, ब्रश में क्या मिला होना चाहिए, अगर ब्रश में अम्ल मिला होगा तो और कम हो जाएगा और जल्दी दांत खराब होंगे, लेकिन ब्रश में क्या मिला होता है, क्षार। क्या मिला होता है, क्षार। तो जितने भी आप ब्रश देखेंगे, कोलगेट, जितने भी आप ब्रश देखेंगे, कोलगेट, क्लोजअप, सब के अंदर क्या मिला होता है, क्षार। ये क्षार क्या काम करते हैं, जो मुख है, मुख की अम्लीयता को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कोई जादू नहीं होता उनके अंदर कि वो साफ कर रहे हैं दांत को, नहीं, बस वो क्या काम करते हैं, अम्लीयता को खत्म कर देंगे और उदासीन की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दंत क्षय भी होता है पीएच परिवर्तन के कारण। यही लिखा है, मुख के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका। दांतों का इनेमल, जिसे हिंदी में बोलते हैं दंत लवक, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और जो ये कैल्शियम फास्फेट होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, याद रखना। इसको भी खराब कर सकता है अम्ल। सोचिए कितना शक्तिशाली होगा आपके पास अम्ल, कि उसने शरीर का जो सबसे कठोर पार्ट है, जिसका नाम होता है कैल्शियम फास्फेट, उसको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह जल में नहीं घुलता, इसलिए, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। सोचिए
कि जल भी इसको नहीं क्या कर सकता, घोल सकता, लेकिन अम्ल एक ऐसी चीज़ है जो इसको क्या कर देगा, खराब कर देगा। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया। दंत मंजन यानी कि आप कोलगेट जो करते हैं, कोलगेट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर क्षार मिला होता है, जो आपके अंदर अम्लीयता बनी है उस अम्लीयता को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा। आपके पास जो तीसरा होगा, तीसरा पार्ट, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या होता है, आपने देखा होगा, आपको अगर मधुमक्खी काट जाए या ततैया या कुछ भी चीज़ काट जाए तो आपके जो काटने वाला स्थान है, शरीर का जो भी अंग होगा, उस अंग में जलन उत्पन्न होगी। तो उस जलन उत्पन्न होने का कारण होता है क्या, फॉर्मिक अम्ल। जो आपके पास चींटी, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये आपकी सतह पर फार्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। अब जैसे ही अम्ल गया, अम्ल का काम होता है जलन उत्पन्न करना। तुरंत आपके शरीर पर, आपकी त्वचा पर, आपकी स्किन पर एक जलन उत्पन्न होगी। अब ये जलन को आप दूर कैसे करेंगे? इस जलन को दूर करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं? बेकिंग सोडा, जो कि एक क्षार होता है, बेकिंग सोडा का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने पीने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया था, उसी तरह से आप जो शरीर का पार्ट है, अंग है, स्किन है, उस पर जो जलन है उससे राहत पा सकते हैं। तो इस तरह से डेली लाइफ में पीएच के ये अनुप्रयोग थे। क्या क्या डेली लाइफ में पीएच के अनुप्रयोग होते हैं? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था, ये कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, आज हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ये टॉपिक है और है लवण के पीएच। देखो, जो आपके पास लवण होता है उनके पीएच कैसे कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो आपके पास अगर कोई लवण इस तरह से बना है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिले, क्या मिले? प्रबल अम्ल और क्या मिले? प्रबल क्षार। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके पास NaOH एक प्रबल क्षार है, HCl एक प्रबल अम्ल है, दोनों मिले, इसने एक लवण बनाया NaCl। क्या लवण बनाया? NaCl। तो आप देखेंगे कि अगर प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के मिलने से कोई लवण बन रहा है, जैसे कि NaCl और K2SO4, तो उसका जो लवण होगा वो उदासीन होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसका लवण कैसा होगा? उदासीन। तो ये जो NaCl है, ये एक उदासीन लवण है। कैसा लवण है? उदासीन। उदासीन होगा तो इसका pH मान कितना होगा? 7। कितना होगा pH मान? 7। उसी तरह से अगर कोई प्रबल अम्ल मिला और दुर्बल क्षार मिला, दुर्बल क्षार जैसे NH4OH और प्रबल अम्ल जैसे HCl, दोनों मिले तो मिलने के बाद बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये जो NH4Cl है, ये आपका अम्लीय लवण होगा। कैसा लवण होगा? अम्लीय। इसका pH मान 7 से कम आएगा, ये मैं आपको बता चुका। और तीसरा, अगर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिले हैं, जैसे कि CH3COONA, जैसे CH3COO आपका COOH एक दुर्बल अम्ल है और NaOH आपका एक प्रबल क्षार है, ये दोनों मिले तो मिलने पर जो लवण बनता है वो क्षारीय होता है और इसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा। अब ये बात है कि आप इसको याद कैसे रखोगे। मैं याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो, जब दोनों प्रबल मिले, यहाँ पर देखिए कि पहले वाले केस में दोनों प्रबल मिले हैं, प्रबल अम्ल मिला है और प्रबल क्या मिला है? क्षार। जब दोनों प्रबल मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ऐसा मान लीजिए खत्म कर देंगे और जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? आपके पास उदासीन। कैसा बनेगा? उदासीन। दूसरे वाले केस में देखिए अम्ल क्या है। देखो, प्रबल कौन है? यहाँ पर प्रबल है आपके पास अम्ल। अगर अम्ल प्रबल है तो विलयन कैसा होगा? आपके पास अम्लीय होगा। और यहाँ पर प्रबल क्षार है तो आपके पास विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। बस इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि किस तरह का विलयन बनेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका नया टॉपिक। आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक है लवण। जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, तो उसमें आपका आज का टॉपिक है लवण। देखते हैं क्या होता है। साल्ट्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको साल्ट्स। लवण क्या होता है? एक यौगिक होते हैं जो किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन को किसी धातु द्वारा विस्थापित करने पर बनता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आपके पास एक अम्ल है, अम्ल का नाम है HCl। इस HCl से H विस्थापित हो गया किसी धातु द्वारा। धातु कौन सी थी? Na। तो क्या बन गया? NaCl। तो जो ये NaCl बना है, ये आपके पास एक लवण है। क्या है? लवण। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किसी भी अम्ल से अगर आप हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे और उसकी जगह कोई धातु को ले आएंगे
तो जो बनता है उसको बोलते हैं हम लवण। जैसे NaCl, NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये आप जो खाना खाते हैं साधारण नमक है उसका सूत्र होता है जिसको आप लवण भी बोलते हैं। उसी तरह दूसरी परिभाषा ये आपने पढ़ी हुई है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते थे आपको बताना है। जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण व जल बनता है और इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और जल। और लवण क्या है यहाँ? NaCl। तो इस तरह से आप देखेंगे लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनते हैं। या दूसरा आप कह सकते हैं कि जब भी कोई अम्ल से हाइड्रोजन को हम विस्थापित कर देंगे तो हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर हाइड्रोजन किसके द्वारा विस्थापित होगी? धातु के द्वारा। तो क्या बनता है? आपके पास लवण बनता है। उसके बाद कुछ लवण के फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का आपका सूत्र होता है NaCl। ये आप पहले पेज पर जैसे मैं लिखवाता था आपको किस किस का क्या फॉर्मूला होता है आप लिख लेंगे पहले पेज पर, या आपको कॉपी करना है पूरा का पूरा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। कैल्शियम क्लोराइड का होता है CaCl2। क्या होता है? CaCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2। जिंक क्लोराइड का ZnCl2। देखिए यहाँ सभी में Cl2 आ रहा है अभी तक, तो ये क्लोराइड होते हैं सारे के सारे। उसके बाद सोडियम फॉस्फेट Na2SO4, ये भी आपका एक लवण है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये भी आपका एक लवण है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये भी आपका एक लवण है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये भी आपका लवण है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी आपका एक लवण है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है? लवण के। आप याद रख सकते हो तो रख लीजिए, अच्छी बात है। उसके बाद कुछ और लवण के उदाहरण हैं। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का ZnSO4, कॉपर सल्फेट का CuSO4, अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइस SO4, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इंपॉर्टेंट है, सोडियम नाइट्रेट क्या है? NaNO3। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। जिंक कार्बोनेट क्या होगा? ZnCO3। सोडियम एसीटेट CH3COONA। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी टेबल है, इसे आप याद रख सकते हो कि किस किस लवण का क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आपका लवणों के क्या भौतिक गुण होते हैं, आज हम लवण तक करेंगे बस। उसके बाद जो आपका नया टॉपिक आएगा साधारण नमक, उसको नेक्स्ट क्लास में कभी ऑनलाइन लूँगा तब कराऊंगा। ठीक है, तो लवणों के भौतिक गुण, क्या क्या लवणों के भौतिक गुण होते हैं? सबसे पहला, अधिकतर जो मैक्सिमम लवण होते हैं वो ठोस होते हैं। ठीक है, आप देखोगे NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब आपके क्या होते हैं? ठोस होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ठोस। मैं बता दिया। दूसरा पॉइंट, इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक यानी कि जो ठोस से द्रव अवस्था में, और क्वथनांक द्रव से वाष्प अवस्था में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? हाई। इनको अगर आपको गलाना है या उड़ाना है क्वथनांक, तो आपको इनको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। तीसरा आप देखेंगे ये प्राय पानी में विलय हैं, मतलब अगर आप अधिकांश लवण देखोगे, अधिकांश लवण लेंगे उसको पानी में घोलेंगे तो ये पानी में आसानी से क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। चौथा पॉइंट, इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। क्या होता है? आप देखेंगे जैसे NaCl है, तो NaCl को अगर ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। NH4Cl देखेंगे, NH4 प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके अंदर पाए जाते हैं आयन। क्या पाए जाते हैं? आयन। और आयनों की उपस्थिति के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ये आपको पता होगा। तो क्या होगा कि अगर इन्हें जल में घोल दिया जाए, आप नमक लें, घर में जो नमक होता है उसको पानी में घोल दीजिए, आप देखेंगे उसके अंदर अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कराएं तो इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो आंसर क्वेश्चन है किसके कारण हो सकती है? तो आंसर है आपका आयनों के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, ये आयनिक यौगिक होते हैं। आयन के कारण जो बनते हैं यौगिक उसको क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। साझेदारी का भी खेल होता है इसमें, वो बाद में बताऊंगा आपको। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लवण जो है उसके लवणों के ये भौतिक गुण है आपके पास 5। कितने भौतिक गुण हैं? 5। तो
इस क्लास को फिर हम आज यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आपकी आएगी, नेक्स्ट जो क्लास लूँगा ऑनलाइन लूँगा, ठीक है, उस क्लास में हम कुछ 11 आपके देखेंगे क्या क्या, जैसे NaCl वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।